नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम छंद को कवर करेंगे। दोस्तों हर एक वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करते हैं और आज के वीडियो में हम पूरा छंद पढ़ने वाले हैं, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। आपको छंद के किसी भी टॉपिक के लिए अन्य वीडियो की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि छंद की जो परिभाषा होती है वो क्या है। क्योंकि इससे प्रश्न तो नहीं बनेंगे लेकिन हमको जानकारी के लिए आवश्यक है। देखिए छंद किसे कहते हैं? अक्षर, अक्षरों की संख्या और अक्षरों का क्रम या मात्रा की गणना। ठीक है, मात्रा मैं बताऊंगा कि कैसे गुरु और लघु क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, परेशान ना हो। मात्रा की गणना आदि से संबंधित जो विशेष नियमों से नियोजित पद रचना है उसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, चलिए छंद के अंग को देख लेते हैं। छंद के अंग कितने हैं? टोटल 7। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि छंद के कुल अंग कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 7। कौन कौन से? तो पहला है हमारा चरण, पद और पाद, और दूसरा है हमारा वर्ण और मात्रा, तीसरा है हमारा संख्या और क्रम, गति ये हो गया। उसके बाद आपका यदि या विराम, उसके बाद आपका तुक, गढ़, और उसके बाद आपका जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है ये छंद के अंग। कुल कितने हो गए? 7। अब इसको समझना है तो कैसे आप समझेंगे उसको जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिहो लखाए। ठीक, तो ध्यान से देखिए चरण और पद किसे कहते हैं? चरण, पद, पाद ये सभी एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चरण या पद या पाद, इन तीनों में से कोई एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इतना हिस्सा देख रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये एक चरण हो गया। दूसरा चरण किसके लागू पाए, ठीक। तीसरा चरण बलिहारी गुरु आपकी, ठीक है। चौथा चरण हो जाएगा गोविंद दिहो लखाए। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा चरण, ये हो जाएगा हमारा पहला चरण, ये हो जाएगा दूसरा चरण, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा चरण, और ये हो जाएगा चौथा चरण। ठीक है। अब वर्ण और मात्रा, अब वर्ण कितने हैं? अगर मैं इसमें से गिनूं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, अब इसमें आपको एक चरण में कितने वर्ण हैं, सभी वर्णों को आप गिन लीजिए, वो हो जाएगा आपका। और मात्रा कौन कौन से है? तो देखिए मात्रा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रा दो होते हैं जिसमें एक जो सिंगल होता है और एक डबल होता है। जैसे एक होता है लघु मात्रा, एक होता है लघु और एक होता है गुरु, ठीक है। छोटा, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा अ हो गया, छोटी ई हो गया, उ हो गया और री, ये सभी क्या है? ये सभी आपके लघु हो गए। ये सभी क्या है? लघु हो गए। अगर मैं लिखूं आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ ठीक है, ये सभी क्या होंगे? ये सभी आपके जो है दीर्घ होंगे। ये सभी आपके गुरु होंगे। क्या होंगे? ये सभी आपके गुरु होंगे। तो लघु को हमेशा एक गिनते हैं और जो हमारा गुरु होता है उसको दो गिनते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा। चलिए संख्या और क्रम, ये तो इसी पे हो गया कि भाई कौन सा क्रम कब आना है। और टोटल संख्या क्या हो गया? गति मतलब कि आप जो गति है, ठीक है, जो जैसे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिहो लखाए, ये गति की बात हो गई। यहाँ पे यदि या विराम, कहां पे विराम देना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे पहला है, उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है। 2 पाई का मतलब पूर्ण विराम हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है कि जो सिंगल पाई रहेगा वो आपका अल्प विराम होगा। तुक की बात, अब देखिए तुक, हर एक चरण दूसरे चरण से एक तुक बनाएंगे। कैसे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिहो लखाए। तो ये जो अंत वाला पाए और लखाए, इसका एक तुक बैठ रहा है ना, तो उसी को ये कह रहा है। और गढ़ अंत में क्या है हमारा? गढ़, ठीक है। चलिए यहीं पे हमारा छंद के अंग समाप्त होते हैं। अब जो है हमारा छंद के प्रकार को देख लेते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छंद के अंग जो है उससे क्वेश्चन कम बनता है, छंद के जो प्रकार है इससे क्वेश्चन अधिक बनता है। और छंद के जो प्रकार है वो हम प्रकृति के अनुसार देखेंगे, ठीक है। पहला जो छंद होता है वो है मात्रिक छंद, और दूसरा जो है वो है वार्णिक छंद, और तीसरा जो है वो है मुक्तक छंद, ठीक है। चलिए
जिस समय मात्राओं की गणना की जाती है वो हमारा मात्रिक छंद कहलाता है। वार्णिक छंद जिसमें हम वर्डों की गणना करते हैं, ठीक है। अगर मुक्तक छंद आपसे पूछ दे तो चूंकि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा मुक्तक यानी मुक्त यानी कि स्वतंत्र, जिस पर कोई नियम न लगा हो, जो नियमों से परे हो, वो क्या कहलाता है? मुक्तक छंद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो इस पे किसी प्रकार का कोई भी मात्राओं की गणना या फिर वर्डों की गणना जो है इस पे काम नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मुक्तक छंद, ठीक है। चलिए, वार्णिक छंद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मात्रिक छंद सबसे ज्यादा हमको इसी को पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सब फालतू हैं, इन्हीं को आपको ध्यान देना है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और सम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और सम मात्रिक छंद। ध्यान दीजिएगा, विषम मात्रिक छंद में 2 है हमारे, कौन कौन से? कुंडलिया और छप्पय छंद। और अर्ध सम मात्रिक में कौन कौन से? दोहा, सोठा, बरवय और उल्लाला। और सम मात्रिक छंद में क्या है? चौपाई, रोला, हरिगीतिका, गीतिका, वीर छंद, ठीक है। चलिए बारी बारी करके देखते हैं सभी को। ये सभी को हम मिटाते हैं क्योंकि इससे जो है प्रश्न नहीं बनते हैं। जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो आपके मात्रिक छंद से बनते हैं। किससे बनते हैं दोस्तों? मात्रिक छंद से बनते हैं। तो हमारा जो पहला जो हम देखेंगे वो है हमारा, चलिए पहला हमारा कौन सा हो जाएगा इंपॉर्टेंट? दोहा। सबसे पहले हम दोहा को देखेंगे, ठीक। अगर आपसे पूछ दे कि दोहा जो है कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में, ठीक है, किसी छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हों। ध्यान दीजिएगा, प्रथम और तृतीय चरण में कितने कितने मात्राएं? 13-13 मात्राएं। और दूसरा और चौथा चरण में कितने कितने मात्राएं हो जाएंगे? तो 11-11 मात्राएं। कितने कितने? 11-11 मात्राएं। या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे विषम है, ठीक, विषम उसमें 13-13 मात्राएं और जो सम है उसमें 11-11 मात्राएं। ये हमारा क्या कहलाएगा? दोहा कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, ठीक। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष, मोती मानुष चून, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसमें से हमको मात्राओं को गिनना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि जो है ये दोहा में है, सोरठा में है, किसमें है, ठीक है। चलिए, खैर दोहा और सोरठा सब ये जो है आपके अर्ध सम मात्रिक में ही आते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, र जो है इस पे एक मात्रा, जिस पे कोई मात्रा ना हो उसको हम एक गिनते हैं। अब ह पे छोटी ही है तो हमारा एक मात्रा ये भी हो जाएगा। अब म है एक, न है एक। अब पानी है, प पे आ की मात्रा है तो इसको हमने 2 गिन लिया, गुरु हो गया। और न पे बड़ी की मात्रा है तो 2 गिन लिया। र पे आ की मात्रा है 2 गिन लिया। ख पे छोटी की मात्रा है 1 गिन लिया। ए है तो 2 गिन लिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके टोटल कितने हो गए? तो आप बताएंगे 13 हो गए, ठीक है। मैंने बताया था ना पहले वाले में कितना होगा? 13 होगा। चलिए दूसरे वाले में गिनते हैं। ब पे छोटी की मात्रा है तो 1 हो गया, न पे 1 हो गया, प पे आ की मात्रा है तो 2 हो गया, न पे बड़ी की मात्रा है तो 2 हो गया, स पे कोई मात्रा नहीं है तो 1 हो गया, ब पे कोई मात्रा नहीं है 1 हो गया, स पे छोटा बड़ा ऊ है तो 2 हो गया, न पे कोई मात्रा नहीं है 1 हो गया। अब गिन लीजिए, 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 8 और 3 कितने हो गए? तो आप बताएंगे 11। तो देखिए पहले वाले में 13, दूसरे वाले में 11। इसमें बोल रहा है ना कि दूसरे और चौथे में भी 11-11। चलिए एक और गिन लेते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, जो मैं कह रहा हूं, इसको जो मैं समझा रहा हूं इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, मैं केवल ये बता दूंगा कि कितने मात्रा किसमें किसमें है और वही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए अगर आपको कोई दोहा या कोई सोठा इस तरीके से दे दे ऑप्शन में, तो आपको इसी तरीके से गिनना पड़ेगा। जैसे देखिए, प पे आ की मात्रा है तो ये 2 हो जाएगा, न पे बड़ी ई की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, ग पे कोई मात्रा नहीं है 1 हो जाएगा, ए है तो 2 हो जाएगा, न पे कोई मात्रा नहीं है 1 हो जाएगा,
ये क्या है, छोटा ऊ है तो एक हो जाएगा। ब पे कोई मात्रा नहीं है, एक हो गया। र पे एक ही मात्रा है तो दो हो गया। अब गिन लीजिए, 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12। कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखते 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 हैं। उब रहे, यहां पे बड़ा ऊ है, यहां पे क्या है, बड़ा ऊ है। चलिए ये हो जाएगा 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, अ ई उ री, ये सभी पे एक मात्रा होगा और बाकी जितने बचे हमारे उस पे जो है कितने मात्रा हो जाएंगे, 2 मात्रा हो जाएंगे। ठीक है, उसी आधार पे मैं जो है काउंट कर रहा हूं। चलिए, म पे ओ की मात्रा हो गई तो 2 हो गया। त पे बड़ी की मात्रा हो गई, 2 हो गया। म पे आ की मात्रा हो गया, 2 हो गया। न पे छोटा ओ की मात्रा 1 हो गया। स पे कोई मात्रा नहीं है तो 1 हो गया। च पे बड़ा ओ की मात्रा है तो 2 हो गया। न पे कोई मात्रा नहीं है, 1 हो गया। अब गिन लीजिए, 2 2 4, ये कितना हुआ था हमारा, 13। 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11, कितने हो गए, 11। तो आप देखिए जरा कि पहला और तीसरा में 13 13 मात्रा, और दूसरा और चौथा में कितने हो गए, 11 11 मात्रा कुल हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह किसमें है, तो आप कहेंगे भैया दोहा में है। चलिए, दोहा यहीं पे हमारा समाप्त होता है। दोहा अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे भैया, जो विषम वाले हमारे वो 13 13 होंगे, जो सम है वो आपके 11 11 होंगे। चलिए, इसके बाद हमारा आता है चौपाई। इसके बाद क्या आता है, चौपाई। चौपाई में ध्यान से देखिए कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में जो है 16 16 मात्राएं हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा चौपाई कहलाएगा। अब कोई आपको दे देगा इस तरीके से, ठीक है, कोई इस तरीके से काव्य रचना जो है दे देगा। अब उसमें आपको मात्रा गिनना पड़ेगा। मात्रा मैंने बताया ना, अ ई उ री, ये जो आपके अ हो गया और छोटी ई, छोटा उ और री, ये एक काउंट होता है। अगर कोई वर्ड है इस पे कोई मात्रा नहीं है, जैसे मैंने ग लिखा तो एक मात्रा, ग पे एक ही मात्रा लगा दिया, गे हो गया या गो हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 मात्रा में काउंट होगा। ठीक है, चलिए, चौपाई यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद हमारा सोरठा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया सोरठा कैसे पहचानोगे, तो आप क्या बताएंगे भैया कि प्रथम एवं तृतीय चरण में कितने कितने मात्राएं, 11 11 मात्राएं। कितने कितने मात्राएं, 11 11 मात्राएं। और द्वितीय यानी दूसरा और चौथा चरण जो हमारा होगा, इसमें आपका 13 13 मात्राएं हो जाएगा। मतलब कि आप देख रहे हो सोरठा क्या है, सोरठा दोहा का जस्ट उल्टा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि दोहा और सोरठा में मतलब क्या संबंध है, और अगर इस तरीके से मात्रा पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोहा को याद रखिए कि पहला और तीसरा में 13 13 है और दूसरा और चौथा में 11 11 है। उसी का जस्ट उल्टा कर दे, सोरठा हो जाएगा आपका पहला और तीसरा में 11 11 और दूसरा और चौथा में आपका 13 13। चलिए, सोरठा यहीं पे खत्म होता है। अब हमारा आता है रोला। क्या आ जाता है, रोला। रोला क्या होता है, इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में जो है 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, तथा 11 एवं 13 मात्रा पर यति होता है, यानी विराम होता है। 11 एवं 13 मात्रा पर विराम होता है, ठीक है ना। चलिए, यह भी दोहे का उल्टा माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही गौर से समझिएगा कि प्रत्येक पंक्ति में 14 14 मात्राएं। मैंने लिखा ना यहां पे, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो ये जो एक हो गया ना, ये टोटल एक पंक्ति कहलाता है। और ये जो है आपका ये आपका एक पंक्ति कहलाएगा। ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति। तो कह रहा है दोनों में, मतलब इसमें भी 24, पहले वाले में भी कुल 24 और दूसरे वाले में भी कुल 24 मात्राएं, ठीक है ना। यही कह रहा है, ये 11 एवं 13 मात्रा पर विराम होता है। मतलब ऊपर 11 पे विराम होगा और नीचे जो है आपका 13 मात्रा पे विराम होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यही आपका रोला हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी रोला इस तरीके से दे तो आपको गिन लेना है मात्रा, एक पंक्ति का मात्रा पूरा आप गिन लीजिए,
अगर वो 24 आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका रोला हो जाएगा। चलिए, रोला यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब अगला हमारा आता है कुंडलियां। क्या है, कुंडलियां। दोस्तों समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूं, और यकीन मानिए इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। चलिए, यह छंद एक दोहे और एक रोले से मिलकर के बनता है, ठीक है। एक दोहा प्लस एक रोला। अभी मैंने रोला बताया आपको, प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। कितनी कितनी, 24-24 मात्राएं होती हैं, और 11 और 13 से क्या होता है, समाप्त होता है। किससे, 11 और 13 पर जो है यह विराम होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह छंद जो कुंडलिया है, यह एक दोहे और एक रोले से मिलकर के बनती है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है, यानी कि जो दोहा है ना, दोहा का जो प्रथम शब्द होगा इस छंद का, जो कुंडलिया है इसका अंतिम छंद होगा, तथा इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, इसकी दूसरी पंक्ति का लिख देता हूं यहां पे, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, यानी कि चौथा वाला, ठीक है ना, अंतिम चरण। तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है, ठीक है। जो आपकी तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति का अंतिम चरण होता है, तीसरी पंक्ति का अंतिम चरण होता है, ठीक है। तीसरी पंक्ति का अंतिम चरण होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्या कह रहा है, इस समय 6 पंक्तियां होती हैं। इस समय कुल कितनी पंक्तियां होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 6 पंक्तियां। इस समय कुल 6 पंक्तियां होती है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह कुंडलिया किस में आ जाता है दोस्तों, आपका विषम मात्रिक छंद में आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, इस समय बता रहा है कि रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता, किसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता, ठकुरेले कबीराए सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर, ठीक है। चलिए इस समय मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। रत्नाकर, रत्नाकर सबके लिए, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, होता एक समान, बुद्धिमानी, बुद्धिमान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान, सीप चुने नादान, सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता, अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता, इकट्ठा वैसा करता, ठकुरेले कबीराए, ठकुरेला कबीराए सभी खुश इच्छित पाकर, सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर, एक सा है रत्नाकर, ठीक है। यहां पे आपका पूर्ण विराम हो जाता है दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस समय क्या क्या बोला है, एक दोहा और एक रोला होता है, ठीक है।
चलिए इसमें क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति का जो अंतिम चरण है, दूसरी पंक्ति हमारा ये पहली पंक्ति हो गया, ये दूसरी पंक्ति हो गया, ये तीसरी पंक्ति हो गया, ये चौथी पंक्ति हो गया, ये पांचवी पंक्ति और ये आपका छठी पंक्ति हो गया। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं। तो इसमें कह रहा है दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तीसरी पंक्ति का अंतिम चरण होता है, जो तीसरी पंक्ति है इसका ये अंतिम चरण होता है जब आप मात्रा इसका गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल 6 पंक्तियां। सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कुंडलिया का कि टोटल आपको 6 पंक्तियां देखने को मिलेगी। जहां पे आपको इस तरीके की 6 पंक्तियां देखने को प्राप्त हो, वो आपका किस में चला जाएगा, तो कुंडलिया में चला जाएगा। बस आपको ट्रिक के माध्यम से भी पकड़ना है। ठीक है ना, क्योंकि आप जो है हाई स्कूल का पेपर तो नहीं दे रहे हो कि आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, आपको केवल पकड़ना होगा। चलिए हरिगीतिका अगला क्या है हमारा, हरिगीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, हरिगीतिका क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। किसमें आएगा, सममात्रिक छंद में आएगा। इसके प्रत्येक चरण में जो है 28-28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी, 28-28 मात्राएं होती हैं। और अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। जैसे इसके जब अंत में एक लघु एक गुरु होता है। जैसे यहां पे आपने देखा ना लखाए, लखाए में क्या है, इसमें देखिए आपका एक लखाए में आपका 2 लघु हो गया और एक आपका गुरु हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, जो अंत का जो शब्द होगा उसमें पहला वाला आपका लघु होगा, दूसरा वाला एक गुरु होगा। उससे आपको पकड़ना है। और चरण में कितने कितने मात्राएं देखनी है, तो 28-28 मात्राएं देखनी है। चलिए गीतिका को देख लेते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, गीतिका यह एक सममात्रिक छंद है। गीतिका किसमें आता है, तो सममात्रिक छंद में आता है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितना, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। कितना, 26 मात्राएं होती है। 14 एवं 12 मात्रा पर यति होता है। 14, यति मतलब क्या होता है, विराम। यति मतलब क्या होता है, यहां पे यति है, यदि नहीं है, यति। ठीक है, यति मतलब विराम। 14 एवं 12 मात्राओं पर, 12 मात्राओं पर यति होता है, मतलब कि विराम हो जाता है। ठीक है ना, 14 और 12 मात्राओं पर विराम हो जाता है। किसमें, आपकी गीतिका में। ठीक है ना, अंत में लघु और गुरु आवश्यक है। अंत में इसमें भी आपका लघु और गुरु, ठीक है, एक लघु एक गुरु जो है इसमें भी आवश्यक। और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, तो 26 मात्राएं जो है होंगी। ये हो गया गीतिका। अब आखिरी हम देख लेते हैं बरवय। कभी कभी डायरेक्ट ये मात्रा पूछ लेता, ये मात्राओं को पूछ लेता है। ठीक है ना, और ज्यादातर यही पूछता ही है, डायरेक्ट कितनी जो है मात्राएं होती है। बरवय क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12, विषम चरणों में 12, यानी कि चलिए लिख देता हूं यहां पे, विषम चरणों में 12, ठीक है, और सम चरणों में 7 मात्राएं। सम चरणों में 7 मात्राएं जो है होती हैं। ठीक है ना, विषम चरणों में कितनी होती हैं, 12, और सम चरणों में कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 7 मात्राएं होती हैं। यानी कि अगर मैं देखूं, ये आपका पहला चरण हो गया, ये आपका दूसरा चरण, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये पहला और तीसरा ये क्या है, विषम है, और दूसरा और चौथा सम है। तो ये पहला और तीसरा की बात कर रहा है कि विषम चरणों में 12 होंगी, और दूसरा और जो चौथा है इसमें आपकी कितनी होंगी, तो 7 मात्राएं होंगी। यहीं पे हमारा जो है छंद समाप्त होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कि आपके सामने मैंने जो है छंदों के उदाहरण रखे, और इनकी मात्राओं को आप लोग अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो जो है पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। इनकी मात्राएं ही डायरेक्ट पूछा जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम्पल दे करके पूछा जाता है कि उपरोक्त जो काव्य है वह किस जो है कि छंद में जो है कि किस छंद से संबंधित है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो जब आप एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आपको मैंने
समझा दिया है कि कौन किसके अंतर्गत आता है और कैसे पकड़ेंगे किसको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।